अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। नाजरीन, कोरोना का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल करवाना जरूरी है, ये वजीर आजम ने खुद कहा है। यानी कि घरों में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। लेकिन जब घरों में अंधेरा, गर्मी, घुटन से लोग घबराएंगे तो तब तो बाहर आएंगे ना, या तब भी ना घबराएं। कोई शख्स घर में आइसोलेट है, घंटों की लोड शेडिंग में सांस ना ले पाए, तब भी उसको ये कह दें कि मरना तो आपने है ही, मगर आपने घबराना नहीं है। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि हुकूमत से लेकर इदारों तक सबको घबराना होगा। पहले कम आजाब हम पर मुसल्लत हैं, जो अब लोड शेडिंग का आजाब भी लेकर आप आए हैं हमारे लिए, और फिर नेपरा के इलेक्ट्रिक को नोटिस देकर बरी जिम्मा हो जाता है। क्या ये लॉलीपॉप अवाम के लिए नया है? हद होती है चोर बाजारी की, लेकिन यहाँ बाजार ही चोरों का है। बिजली देते नहीं और बिल इतना आता है कि यूं लगता है कि आसमान को बिजली जमीन से जा रही है और दोज़ख को सप्लाई भी यहीं से हो रही है। खुदा का खौफ करो कि इलेक्ट्रिक वालों, लोगों की बद्दुआएं तो आपका कुछ ना कर पाई। इस वबाई सूरत हाल में खुदा से ही डर जाओ। दुकानें बंद हैं, कारोबार ठप हैं, फैक्ट्रियां बंद हैं। अब कौन सा जवाब है लोड शेडिंग का भाई? जो कोरोना से बच गया, गर्मी और लोड शेडिंग से मर जाएगा, और अगर इससे भी जान बच गई तो बिल है ना हार्ट अटैक के लिए। बस और क्या मैं बताऊं आपको, बस यही समझ लें कि कराची का बुरा हाल है। और कराची से खबर यह भी है कि कराची में खौफ की अलामत समझे जाने वाले की जान को खतरा है। किससे है ये खतरा? अहम इंकशाफ आज के शो में। वजीर आजम इमरान खान की कौमी असम्बली में धुआंधार तकरीर, कोरोना और लॉकडाउन से मुताल्लिक पॉलिसी वाज़ेह करार दे दी। मोदी को भी आईना दिखाया, कहा मसला कश्मीर आलमी एजेंडे पर आ चुका है। वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद करार दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा तकरीर अवाम के लिए नहीं, सिलेक्टर्स के लिए थी। ख्वाजा आसिफ बोले उसामा बिन लादेन शुरू से आखिर तक दहशतगर्द था। उज़ैर बलोच की GIT पब्लिक ना की गई तो उसकी जान को खतरा होगा। विफाकी वजीर अली जैदी सिंध में अहम GIT के लिए कानूनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन लियारी गैंगस्टर को खतरा किससे है? अली जैदी से जानने की कोशिश करेंगे। 8-9 घंटे की जारी होती है पहले लाइट, अब 12 घंटे हो गई है। 12 घंटे को भी छोड़ के जो है अब जो है वो 14-14 घंटे कर दिए हैं। अब इंतहा ये है कि लोग जो है वो रात को सोते नहीं हैं और सुबह जो है लाइट आती है तो सोने के लिए तैयारी करते हैं, तो फिर चली जाती है लाइट। अब आप बताएं कि कोरोना में कहा गया है कि जी अपने अपने घरों में बैठे, जब लाइट नहीं होगी तो औरतें कहाँ जाएंगी? कोरोना की वबा में बला की गर्मी, ऊपर से घंटों की लोड शेडिंग का अजाब। कोरोना के मरीज परेशान, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस भी शदीद मुतासिर। सिंध असेंबली में मुत्तहिदा अरकान ने आवाज उठा दी। सुप्रीम कोर्ट भी 18-18 घंटों की लोड शेडिंग पर बरहम। शदीद गर्मी में अवाम कब तक बर्दाश्त करेंगे? कसूर किसका है? प्रोग्राम में अहम सवालात के जवाब तलाश करेंगे। और बलूचिस्तान में ऑनलाइन क्लासेस तलबा के लिए दर्द सर बन गई। एक तरफ लोड शेडिंग, दूसरी तरफ अक्सर इलाकों में इंटरनेट की सहूलत ही नहीं, मोबाइल सिग्नल भी ठीक नहीं आते। कोयटा में एहतजाज करने वाले तलबा के मसाइल हल करने की बजाय गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला ने तलबा को रिहा करने का हुक्म दे दिया। SP सिटी ओहदे से फारिग। कराची में खौफ की अलामत, उज़ैर बलोच की जान को खतरा है, लेकिन किससे? विफाकी वजीर अली जैदी के GIT के मुतालिक अहम इंकशाफात। उन्होंने कहा बहुत खतरनाक हैं ये इंकशाफात। माजी में बनने वाली GITs की रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। जब तक GIT पब्लिक नहीं होगी मैं लड़ता रहूंगा। उस GIT में क्या छुपा रहे हैं? क्या जो हमने सुना है और टीवी के ऊपर बताया गया कि उज़ैर बलोच कहता था कि आसिफ ज़रदारी के साथ भी उसके लिंक्स हैं, और टीवी के ऊपर तस्वीरें चली हैं। क्या अद्दी को वो कहता था कि मैं बता देता था? या ये GITs में लिखा हुआ है बहुत सारे पुलिस वालों के नाम जो आज भी सर्व कर रहे हैं बड़े बड़े ओहदों पे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक ट्वीट भी की, मुझे शक था कि उज़ैर बलोच की जान को खतरा है, क्योंकि अगर GITs आ जाती हैं वो तो प्राइम विटनेस है, की विटनेस है वो GITs के अंदर, और वो उसको मारना दें जेल में, क्योंकि सिंध हुकूमत यहाँ बैठी हुई है। और अगर भूल जाए किसी कोई तो मैं याद दिला दूँ, शहनशाह
खालिद शहनशाह ना भूलें, यही कत्ल हो गया उसका कराची में। वो बिलाल शेख था, जरदारी साहब का गार्ड, वो भी कत्ल हो गया। जबकि दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने लियारी गैंगस्टर उजैर जान बलोच की जान को खतरे के पेश नज़र सेंट्रल जेल से मुंतकली की मंजूरी दे दी। उजैर बलोच के लिए रेंजर्स के मीठाराम हॉस्टल को सब जेल करार दे दिया गया। रेंजर्स के ज़ेर इस्तेमाल पाकिस्तान चौक के करीब वाक़े मीठाराम हॉस्टल को सब जेल के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। उजैर जान पहले कई मरतबा सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस पर अदम इत्मीनान का इजहार कर चुका है और वो तमाम सियासतदान और अरकान असम्बली जो उजैर बलोच को सरदार साहब कहते थे, जिंदगी भर वफादार रहने का हल्फ उठा चुके हैं या मुरगन दावतों का नमक चख चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि कौन उजैर बलोच। आपके घर में अदी फरियाल पीपल्स पार्टी के और कौन कौन से हुक्मरान आते थे आपके घर? अदी फरियाल आती थी, फरियाल तालपुर साहिबा आती थी, शर्जील मेहमान आते थे, शर्मिला फारूकी आती, सब आते थे। मैं किन किन का नाम लूँ? तो 10 मुरब्बा किलोमीटर में फैले कराची के सबसे गुंजान लियारी टाउन में पिछले 10 बरस में 2000 के लगभग लोग मर गए। उनको किसने मारा, इतना असलहा कहां से आया, ये सवाल उठ रहा है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं वफाकी वजीर अली जैदी साहब। अली जैदी साहब, ये बताइएगा सबसे पहले ये सवाल आपके सामने कि उजैर बलोच की जान को किससे खतरा है, किसकी जानिब आप ये इशारा कर रहे हैं बार बार? उजैर बलोच की जान को उसी से खतरा है जिसने खालिद शहनशाह को मरवाया, जिसने बिलाल शेख को मरवाया, जिसने मुर्तजा भुट्टो को मरवाया, जिसने हर उस आदमी को मरवा दिया जो कि जिसने सर बुलंद किया। अब उजैर बलोच जीआईटी के अंदर इज ए की विटनेस। जो जीआईटी की आप लोग टीवी के ऊपर चलाते रहे और जो अनऑफिशियल रिलीज होती रही है जीआईटी, उसमें जो इल्जामात लगे हुए हैं वो उजैर बलोच को, अगर क्योंकि वो की विटनेस है, अगर वो जीआईटी आती है और उसके ऊपर हम जब सवाल उठाएंगे असेंबली में, ये तो उजैर बलोच को मरवा देंगे। सेंट्रल जेल में उसको रखा हुआ था, सेंट्रल जेल में रखा हुआ था, वो है सिंध हुकूमत के अंडर। केसेस सारे बनते किसके ऊपर है? पूरी सिंध हुकूमत के ऊपर। सो देयरफॉर व्हाई टेक अब जिसने भी मारा खालिद शहनशाह को, जिसने भी मारा बिलाल शेख को और बाकी लोगों को, लेकिन आपके इल्म में क्या है अली जैदी साहब, इतने सारे लोगों को मारा किसने? बेनिफिशियरी कौन है, यही तो पता करने के लिए मैं जीआईटी मंगवा रहा हूँ। ये जो मैं जीआईटी, अब मुझे बताइए इस मुल्क का अलमिया ये है कि एसएचओ अगर एफआईआर काट दे किसी की तो वो 3-3 साल की जेल में सड़ते रहते हैं गरीब लोग। इस मुल्क में, इस शहर में कत्ले आम होता रहा और जीआईटी के ऊपर बैठ के बनाई, जिसके ऊपर आईएसआई के, एमआई के, रेंजर्स के, एफआईए के, पुलिस के, पता नहीं सारी पाकिस्तान की एजेंसीज के टॉप लोगों ने बैठ के वो जीआईटी बनाई। तो वो जीआईटी के ऊपर कोई एक्शन ही ना हो, जीआईटी बस जाके किसी फाइल में रखते हैं, तो व्हाट्स द यूज? सो देयरफॉर बड़ा जरूरी है कि जब आप देखें, शुगर रिपोर्ट आई ना, हमने पब्लिक कर दी, एयरक्राफ्ट की रिपोर्ट आई क्रैश की, हमने पब्लिक कर दी, पीआईए की जो आई हमने पब्लिक असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर मिनिस्टर ने कह दी। लेकिन अली साहब, ये जिस जीआईटी के बारे में आप बात कर रहे हैं और आपका ये भी कहना है कि बड़े अहम इंकशाफात हैं इसमें, ये क्यों पब्लिक नहीं हो पा रही? इसके पीछे किसकी ताकत है जो इसको पब्लिक नहीं होने दे रही? और जिन इंकशाफात की आप बात कर रहे हैं, किस नौयत के हैं, कुछ बता पाएंगे आप? जी, नंबर 1, जितने दफा पीपल्स पार्टी के लोग मेरे साथ टीवी के ऊपर बैठते हैं, और मैं नाम भी ले सकता हूं क्योंकि टीवी पे बैठे हैं, सब ने कहा है कि जी हमें तो कोई इतराज नहीं है, जीआईटी पब्लिक को कोर्ट हमें ऑर्डर दे दे। जब मैं कोर्ट में जाता हूं तो 2017 अक्टूबर से ये कोर्ट के ऊपर लेके बैठे हुए थे। 4 दफा तो जज ने बेंचेस रिक्यूज हुई हैं और ये हमेशा अपोज करते रहे कि जी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। जब जजेस ने जीआईटी मंगाई इस बेंच ने और जीआईटी पढ़ी, सील एनवेलप में पढ़ के वापस की, उन्होंने कहा जी कोई नेशनल सिक्योरिटी का इसमें इशू नहीं है। ऑर्डर दिया, हुक्म जारी किया सिंध हाई कोर्ट ने कि जीआईटी रिलीज की जाए। जब जीआईटी रिलीज नहीं की, उन्होंने 28 जनवरी को सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दिया मेरे हक में 2.5 साल बाद। जब जीआईटी रिलीज नहीं की तो मैंने कंटेम्प्ट की पिटीशन लगा दी। अब जीआईटी में क्या क्या है वो तो टीवी पे आ चुका है, वो तो अद्दी का नाम भी है, आसिफ रजारी का नाम भी है, कुछ ऐसे लोगों का नाम भी है जो असेंबली में बैठे हुए बजट पे तकरीरें कर रहे हैं, नाम उनका जीआईटी में कत्लो गारत में लिखा हुआ है। एज ए कंट्री आप समझें कि हम आगे कैसे जाएंगे जब तक हम सजा और जजा के सिस्टम में नहीं रहेंगे। तो ये तो जीआईटी उजैर बलोच की भी, निसार मुराई की भी, जो दोनों की डायरेक्टली रिलेटेड, और बल्दिया फैक्ट्री की, मैं तो तीनों मांग रहा हूँ, तीनों पब्लिक करें। अच्छा अली सईद साहब, ये आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि उजैर बलोच जब जेल में थे
आपने कहा कि उनको धमकियां मिल रही हैं, किसकी जानिब से जेल के अंदर मौजूद होते हुए उनको धमकियां मिल रही? नहीं, मैंने ये नहीं कहा धमकियां मिल रही हैं। मैंने ये ट्वीट की कि उज़ैर बलोच को फेडरल कस्टडी में दिया जाए क्योंकि उसकी जान खतरे में है जेल में। जिन जिन लोगों के नाम है वो अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी मरवा सकते हैं। उसके बाद पता चला कि जी हसास इदारों की भी यही रिपोर्ट थी, तो हसास इदारों की भी यही रिपोर्ट थी, तो उन्होंने फिर रेंजर्स के हवाले कर दिया उज़ैर बलोच को। कम से कम वो कुछ भी करते थे। पता चला जी यहाँ पे मुझे बताएं कितने लोगों का यहाँ अनसॉल्व मर्डर्स पड़े हुए। लियाकत अली खान का बता दीजिए, आज इतने कत्ल इस मुल्क में। अच्छा, सौलत मिर्जा टीवी के ऊपर बैठ के फांसी से पहले कितने नाम ले गया, किसी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। वो तो अमेरिका में बैठा हुआ बाबर गौरी, उसका नाम नहीं लिया था सौलत मिर्जा ने। कितने लोगों के नाम लिए थे सौलत मिर्जा ने, आप निकाल के चलाएं। वेयर आर दीस पीपल? कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई जमातें बना रहा है, कोई असेंबली में बैठा हुआ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप एक आदमी को उठा के उसको पूरी पॉलिटिकल बैकिंग देके, उसको पॉलिटिकल कवर देके, गवर्नमेंट का कवर देके, जब आप गवर्नमेंट में हैं, सारे गलत काम करवा दें। बेनिफिशियरी ऊपर बैठे हों बड़े बड़े लोग, नीचे वाले आदमी को आप मरवा दें, तो वो ऊपर जो बेनिफिशियरी है उनका कोई पकड़ा नहीं जाना चाहिए उनको। सही। अच्छा अली सईद साहब, अब उज़ैर बलोच चूंकि कस्टडी में भी है, बहुत सारी अहम मालूमात उसके पास भी है, सुल्तानी गवाह बनने का कितना इम्कान है? मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा। ही कैन बिकम अ ग्राउंड विटनेस, ही विल बिकम अ ग्राउंड विटनेस एज पर माय इंफॉर्मेशन। और मेरे ख्याल में बन चुका है, वरना उसको फांसी हो चुकी होती है अभी तक। अच्छा, जो जीआईटी में इंकशाफात उसने किए तो फांसी मिल जाती है कि इसको भी मैंने मारा, उसको भी मैंने मारा। ये उस जीआईटी में एज पर कॉमन नॉलेज और एज पर नॉलेज ऑफ द मीडिया कोई चीजें छोटी बहुत रिलीज हुई हैं। पुलिस वालों के नाम है जो आज भी सर्व कर रहे हैं बड़े बड़े ओहदों पे। मतलब लॉ एनफोर्समेंट एजेंट्स वर इन्वॉल्व, जो क्रिमिनल एक्टिविटी और प्रोटेक्शन ऑफ क्रिमिनल्स में इन्वॉल्व थे। आपको आप अपने आर्काइव में देखिए, आधी सिंध हुकूमत तो उज़ैर बलोच के घर जाती थी, सबकी आपको वीडियो मिल जाएगी, तस्वीरें आपके और हमारे सामने रही। बिल्कुल। तो फिर तो ये कैसे, उनको पता नहीं था? आप मुझे बताएं कि मैं अगर हुकूमत में फेडरल मिनिस्टर बैठा हूँ, मुझे नहीं पता कि गैंग वॉर कहाँ हो रही है मेरे शहर में, और मैं वो क्रिमिनल के घर जा रहा हूँ। ये आपके स्क्रीन पे तस्वीरें चल रही हैं, कौन लोग हैं ये? लेकिन अब तो कितना ताल्लुक ही कर दी ना उन्होंने, अब तो ये कहते हैं कि हम जानते नहीं इसको। आपने पूरा बेनिफिट ले लिया, बाद में ताल्लुक ही कर दी आप। अच्छा अली ज़ैदी साहब, उज़ैर जान बलोच के ताने बाने सिर्फ पाकिस्तान में है या ये कड़ियां बैरून मुमालिक से भी मिलती हैं? दोबारा पूछिएगा सवाल। उज़ैर बलोच के ताने बाने सिर्फ पाकिस्तान में है या ये कड़ियां बैरून मुमालिक से भी मिलती हैं? अब मुझे नहीं पता कि कौन से ममालिक से बैरून ममालिक से मिलती हैं कि नहीं मिलती। मुझे तो ये पता है कि पाकिस्तान के बड़े लोग, देखिए बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और एक दफा नहीं कई दफा तस्वीर। अब ये सिंध के सीएम थे उस वक्त, कायम अली शाह साहब, जिनकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं। अगर सीएम को नहीं पता कि मैं गैंगस्टर के घर जा रहा हूँ या गैंगस्टर की दावत में जा रहा हूँ, वो सीएम का क्या फायदा? मुझे तो बताइए ना। या एक्शन ही कोई नहीं लिया। ये तो रेंजर्स ने, और उस वक्त एपीएस हो गया, उसके बाद जब एक बड़ा जबरदस्त काम किया, वो उस वक्त जो रेंजर्स के जो हेड थे वो जनरल बिलाल अकबर, उन्होंने पहले कराची के आउटस्कर्ट्स के ऊपर जितनी रिलीजियस एलिमेंट तालिबान उधर किया, उसके बाद लियारी गैंग वॉर को किया, और फिर एमक्यूएम की जो दहशतगर्द तंजीमें थी, जो भी ऑफिसर्स थे, आपको याद नहीं है इस शहर में आप ही के टीवी चैनल पे जो दफ्तर खोलते थे उसकी टंकी के अंदर से असला निकलता था? वो आज बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था। बहुत सारे लोग तो नजरिए के साथ जुड़े हुए थे और बहुत सारे लोगों को बेचारे फंसे हुए थे, जो मगर जिनको पता था, और जो बेनिफिशियरीज थे वो जो लंदन वाले हैं, जो क्या हम उनको छोड़ दें? जो कत्ल गारत लूट मार, उसके बाद जो बच गया वो बच गया। ये तो कहीं, लेकिन जो बच गए वो तो कहते हैं कि तौबा करने के बाद वो गुनाह से बरी जिम्मा हो गए। अगर आपका हक मैंने मारा है तो अगर मैं नमाज रोजा ना रखूं और अल्लाह के काम ना करूं, उसकी तौबा मैं अल्लाह से मांगू ना। जिसका मैंने हक मारा है उसने माफ किया क्या लोगों ने? मुझे पता है जिसका बेटा, भाई, मियाँ, बच्चा कत्ल हुआ या जल गया बल्दिया फैक्ट्री में, उन्होंने माफ किया। वो तो मुझे आके कहते हैं कि जी हम, एक खातून को मैं जानता हूँ जिसका मियाँ और भाई और वाले तीनों जल गए उस फैक्ट्री में, बल्दिया फैक्ट्री में, और छोटा बच्चा उसका 2-3 साल का था उस वक्त। उस औरत का क्या कसूर है? उसने तो नहीं माफ किया सर। वो तो कहती है मुझे बताएं कि किसने कत्ल किया मेरे मियाँ, किसने जलाया? एक्सीडेंट था कि
कि वो एक्शन नहीं था और वो एक्ट ऑफ टेररिज्म थी। सो ये इस तरह की चीजें होती रहे इन दिस कंट्री। हम आगे कैसे बढ़ेंगे? आज खान साहब ने जो असेंबली में तकरीर की है, मैं बिल्कुल इसी जानिब अकाउंटेबिलिटी की अली ज़ैदी साहब, मैं इस मामले से हटकर आज असेंबली की तकरीर पर बात करना चाह रही थी। वज़ीर आज़म ने बड़ी अच्छी तकरीर की आज असेंबली के अंदर, अप्रिशिएट भी उसको किया जा रहा है, लेकिन एक जुमला जो शायद अब तनकीद का बायस भी बन चुका है, वज़ीर आज़म ने कहा कि उसामा बिन लादेन शहीद हैं। बाद में उन्होंने ये भी कहा कि उसामा बिन लादेन को मार दिया गया। आप किस बात से इत्तेफाक करते हैं, शहीद या मार दिया गया? मेरे ख्याल में देखें, उनको तो मारा गया ना। उसामा बिन लादेन के ऊपर कितने पूरी दुनिया में लगे हुए थे, लेकिन उनके साथ जो बहुत सारे लोग थे, अगर उनकी कोई बीवी बच्चे थे या जो भी थे, अगर कोई और मासूम मर गए, वो तो बेचारे शहीद। अभी ये स्लिप ऑफ टंग थी कि क्या थी, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर की खुद वजाहत कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उसामा बिन लादेन पहला दहशतगर्द था और आखिरी दहशतगर्द भी वही है जिसको वजीर आजम ने शहीद कह दिया। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? मॉडल टाउन में जिसने मरवाए थे, जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे, उनके बारे में ख्वाजा आसिफ का क्या ख्याल है? आप शहीद समझते हैं उसामा बिन लादेन को? मैं नहीं, मेरी जाती नजर में, मेरी नजर में तो नहीं है। आपका ये कहना है कि वजीर आज़म समझते नहीं है, उनका स्लिप ऑफ टंग था, स्लिप ऑफ टंग था। पॉइंट आप मिस कर रही हैं। पॉइंट असल में ये है कि एक सॉवरेन कंट्री में जो आपकी एलाय है वॉर ऑन टेरर में, बाहर से आप अंदर घुस के बंदा उठा के ले जाएं और आपको पता ही ना चले, मतलब कोई इंतहा है सर गिराने की ना। सही। अली ज़ैदी साहब, थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी टॉपिक पर मजीद बात करते हैं। इमरान खान ने पार्लियामान में खड़े होकर कलअदम तंजीम के अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। और अभी अली ज़ैदी हमारे साथ मौजूद भी थे, उन्होंने कहा कि स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन वज़ीर आज़म ने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली, बुरा हमें कहा, हमें बुरा भला कहा। यानी हमारा एलाए हमारे मुल्क में आके मार रहा है किसी को और हमें नहीं बता रहा, और 70,000 पाकिस्तानी मर चुके हैं उनकी जंग के लिए। यानी इससे ज्यादा जिल्लत सारी, जिधर पाकिस्तानी बाहर थे, आप जिधर पाकिस्तानी बाहर थे, आप देखें जो उनके ऊपर गुजरी उस वक्त। मुझे अभी भी याद है, ये 2010 की बात है। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान के बयान पर रद्दअमल दिया और बोले, वजीर आजम ने उसामा बिन लादेन को शहीद कह दिया। इमरान खान किसी से ब्रीफिंग ही ले लिया करें। उसामा बिन लादेन दहशतगर्द था, मेरे वतन को बर्बाद किया। इन्होंने उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। ये आप निकाल लें, उसमें इन्होंने शहीद डिक्लेयर किया है। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया था, वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द था। उसने मेरे वतन को बर्बाद किया और ये उसको शहीद कह रहे हैं। और शहीद आप कह रहे हैं, लाया ज़ियाउल हक था, शहीद आप कह रहे हैं। लेकिन इमरान खान का उसामा बिन लादेन के हवाले से मौक़िफ़ पहले भी कुछ इसी तरह का था। अहमद वलीद साहब और खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अजीम साहब, वज़ीर आज़म ने तकरीर तो की, लेकिन एक नई बहस छिड़ गई है, सोशल मीडिया पर एक भूचाल आ गया है, आखिर क्यों? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जो ऑफिशियल स्टांस है उसको हमें सामने रखना पड़ेगा। उसामा बिन लादेन का जब जिक्र आता है तो अलकायदा उसके साथ लाज़िम व मलज़ूम उसका हिस्सा है, और अलकायदा के बारे में एक डिक्लेयर्ड सिचुएशन है, एक डिक्लेयर्ड स्टांस है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान उसके हवाले से जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं उनको एंडोर्स करते हुए अलकायदा को कलअदम करार दे चुका है। अब ऐसी तंजीम का कोई सरबराह या उसका सरप्रस्त उसको अगर ऑफिशियली हम शहीद करार देते हैं तो मेरे ख्याल में उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। हमें थोड़ा सा इस चीज़ को भी देखने की ज़रूरत है कि हम इस वक्त एक मुश्किल में फंसे हुए हैं, और वो है FATF में हम ग्रे लिस्ट में इस वक्त मौजूद हैं, और भारत की पूरी कोशिश है कि इधर से उधर से किसी न किसी जगह का कोई गुनाह उठा के पाकिस्तान के सर पे डाला जाए और पाकिस्तान को जो है वो ब्लैक लिस्ट करवाया जाए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैं और आप ही नहीं, हुक्मरान हमसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं।
लिहाजा मेरा अपना ख्याल ये है कि इस सारी चीज़ को बहुत मोहतात अंदाज में लेके चलने की ज़रूरत थी। और आपने वो जो क्लिप दिखाया उसमें भी अगरचे मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने बहुत कोई वाज़ेह स्टांस नहीं दिया, उन्होंने कहा मैं कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। लेकिन इमरान खान साहब जब अपोजिशन लीडर थे, जब पीटीआई के चेयरमैन थे, उस वक्त अगर वो कोई बात करते हैं तो वो डिफरेंट है। लेकिन बतौर वज़ीर आज़म जब कोई वो बात करते हैं और वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौमी असम्बली में खड़े होकर वो बात कर रहे हैं, तो वो एक ऑफिशियल वर्जन बन जाता है पाकिस्तान का। और उसके लिए हमें बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि मोहतात रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल मोहतात रहने की ज़रूरत है। खालिद अजीम साहब, अहमद वलीद साहब, इंडियन टीवी चैनल्स इस वक्त लगा लें, अभी मैं देख भी रही थी, वहाँ पे हेडलाइंस बन रही हैं, वहाँ पर ईद का समय है, जश्न का समय है, इस एक लफ्ज़, इस एक स्टेटमेंट की वजह से। देखिए, हमने अब पूरी दुनिया को एक मौका फराहम किया है कि वो हमारे ऊपर अटैक्स करें, और इंडिया तो ऑब्वियसली खुश होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट के अंदर ऑफिशियली उसामा बिन लादेन को शहीद डिक्लेयर किया। कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं था। स्लिप ऑफ टंग ये था कि उनको मारा गया, फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया कि नहीं, उन्हें शहीद किया गया। उससे पहले जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं वो आपने अभी सुनवा दी, और उससे पहले जो उनका स्टैंस है वो भी क्लियर है। यानी कि पाकिस्तान एक फैक्टर के जाल में फंसा हुआ है। एक तरफ हम कालादम तंजीमों की दहशतगर्दी की जो फंडिंग है उसको रोकने के चक्कर में अपना नाम जो है ग्रे लिस्ट में से निकालना चाहते हैं, जबकि अगर इस तरह की बातें होंगी तो फिर लाजमी हम ब्लैक लिस्ट में जाएंगे। लेकिन दुनिया को ये मौका फराहम करना, यानी कि ऐसी, जैसे खालिद साहब कह रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो जितनी करारदादें हैं, जितनी रेजोल्यूशंस हैं, और पूरी दुनिया के स्टांस को हम चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं, आपने बड़ा जुल्म किया। अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर होते तो उस वक्त अमेरिका अगर इस तरह से एक्शन करता, ऑपरेशन करता, तो पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होना था? या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होते और उस वक्त जो उसामा बिन लादेन और तालिबान जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ कर रहे थे, तो किस तरह से हैंडल करते उनको? क्या उनसे पाकिस्तान ने बारहा कोशिश नहीं की बातचीत करने की उस टाइम पे भी? लेकिन तालिबान तो बातचीत करने के लिए तैयार नहीं थे। बातचीत कैसे होती है कि अगर कोई दहशतगर्दी के एक्ट्स कर रहा है पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, तो पाकिस्तान उससे बातचीत उसी सूरत में करेगा कि आप असलहा फेंक दें। वो असलहा फेंकने के लिए तैयार नहीं थे। अहमद वली साहब आपका और खालिद अजीम साहब आपका बहरहाल यही कहना है, बात रवैया होना चाहिए था इस मामले के हवाले से। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मरे को मारे शाहमदार, ये कहावत इस वक्त कराची वालों पर सादिक आती है। ओवर बिलिंग से परेशान कराची वाले अब एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के दोहरे अजाब से दो चार हैं। रोशनियों का शहर अंधेरों में डूबा हुआ है। शहर का दर्जा हरारत 40 है और फील लाइक 48 है। हवा में नमी का तनासुब 70% है। हवाएं बंद हैं। कोरोना के बायस लोगों को घरों में रहने की हुकूमती ताकीद है, और ऐसे सख्त हालात में एक इदारा 3 करोड़ लोगों की चीखें निकलवा रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर चीफ जस्टिस ने सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि जिस मुल्क में 18 घंटे बिजली ना हो, वहां की आवाम हुकूमत की बात क्यों मानेगी? तमाम दफातर, मार्केट्स जल्द बंद हो जाती हैं और अब तो बिजली की तलब भी पहले से बहुत कम हो गई है। लॉकडाउन में लोड शेडिंग कैसे हो रही है? बात सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट तक जा पहुंची है। एमकेएम पाकिस्तान ने बदतरीन लोड शेडिंग पर कौमी असेंबली से इजलास से वॉकआउट किया। कराची के इलेक्ट्रिक का इदारा और हैदराबाद में हैस्को का इदारा, उसने कराची के अवाम और हैदराबाद के अवाम की ज़िंदगी अजीरन की हुई है। जनाबे वाला, इस वक्त सूरत हाल ये है कराची की, हैदराबाद की के लोग जो है सड़कों पर एहतजाजन निकले हुए हैं। आज वहाँ का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है और लोग जो है एहतजाज के लिए रोडों के ऊपर हैं। कई ने
केई ने जिस मुशक्कत और मुसीबत में लोगों को डाला हुआ है, आज मैंने बात की तो वहां से ये पता चला कि फर्नेस ऑयल नहीं दिया जा रहा। जनाबे वाला हुकूमत कहाँ है? एमक्यूएम पाकिस्तान का ये जायज हक बनता है कि आज अपने अवाम के साथ खड़ी होने के लिए हम जो है इस ऐवान से एहतजाजन वॉकआउट करते हैं। के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहरियों को एक पैगाम भेज दिया जाता है कि आपके इलाके की बिजली फर्नेस ऑयल की कमी, गैस शॉर्टेज या मेंटेनेंस की वजह से बंद रहेगी। लेकिन हकीकत यह है कि के इलेक्ट्रिक ने विफाक को फर्नेस ऑयल की फराहमी की दरखास्त ही 2 जून को दी थी। असूलन ये दरखास्त अप्रैल के महीने में देनी चाहिए थी। गुज़श्ता माह पेट्रोलियम सेक्टर के पास तकरीबन 30,000 टन इजाफी फर्नेस ऑयल मौजूद था, जिसे एक निजी पेट्रोलियम कंपनी ने बिना प्रॉफिट या लॉस के एक्सपोर्ट किया। अगर कि इलेक्ट्रिक इस वक्त फ्यूल के लिए अर्जी दे देता और बाहर भिजवाया गया ये ऑयल कराची के लिए दे दिया जाता तो लोड शेडिंग की दूसरी अहम वजह मेंटेनेंस भी करार दी जा रही है। लेकिन कराची के अवाम सवाल ये कर रहे हैं कि ये कौन सी मेंटेनेंस है जो दिन रात जारी रहती है, और ये सारी मेंटेनेंस महज गर्मियों में ही क्यों होती है? जून से सितंबर के गर्म महीनों के बजाय अक्टूबर मार्च तक मुतदल मौसम में मेंटेनेंस क्यों नहीं की जाती? और फिर एक और सवाल कि एसओपीज के तहत तालीमी इदारे, पार्क्स, ऑफिसेज और बेशतर मार्केट्स जो बंद पड़ी हैं और जो खुली हैं, वहाँ भी कारोबार शाम 7 बजे ही बंद कर दिया जाता है। बिजली की डिमांड आधी हो गई है, लेकिन फिर भी सप्लाई में बंदिश ये समझ से बालातर है। समा के नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। वहाब, के इलेक्ट्रिक से ये कहता है कि फर्नेस ऑयल की कमी है, असल कहानी क्या है इसे? सिद्रा, इस बात में तो बिल्कुल हकीकत है कि फर्नेस ऑयल की शदीद कमी का सामना है के इलेक्ट्रिक को, और इस कमी की जिम्मेदार भी के इलेक्ट्रिक है, क्योंकि जैसा कि आपने ओपनिंग में ही बताया कि के इलेक्ट्रिक ने जो ख़त लिखना चाहिए था उसको अप्रैल के महीने में वो 2 जून को लिखा पीएसओ को कि फर्नेस ऑयल की किल्लत का सामना होगा कंपनी को, और जून के महीने के लिए के इलेक्ट्रिक ने पीएसओ से 1,30,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल की डिमांड की, जबकि पीएसओ ने अगले ही दिन जवाब दिया कि इलेक्ट्रिक को कि हम आपको 90,000 मैट्रिक टन से ज़्यादा जून के लिए फर्नेस ऑयल फराहम नहीं कर सकते। यानी कि जून के लिए के इलेक्ट्रिक को औसतन तकरीबन 1,300 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल की किल्लत का सामना है। ये अच्छी खासी जो है वो शॉर्टफॉल है के इलेक्ट्रिक को जिसका सामना है। दूसरी जानिब यह भी बताया जा रहा है कि कम से कम जुलाई के वस्त तक कराची के शहरियों को इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 कार्गोज़ ने आना है। उनके टेंडर्स अभी 29 तारीख को जारी होंगे टेंडर्स, और उसके बाद वो कार्गो पेट्रोल फर्नेस ऑयल लेकर आएंगे और फिर बिजली पैदा होगी। तो तकरीबन 1,40,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल आना है इन कार्गोज़ के थ्रू, लेकिन अभी उसमें वक्त दरकार है और कहा जा रहा है कि 9 से 18 जुलाई के बीच ये कार्गोज़ पाकिस्तान पहुँचेंगे। तो जाहिर है अभी अच्छा खासा इंतज़ार करना पड़ेगा कराची वालों को। अब नेपरा ने भी गुज़श्ता रोज़ नोटिस लिया और के इलेक्ट्रिक से ये तमाम तफसीलात तलब की हैं कि कब आपने फर्नेस ऑयल मांगा था, और नेपरा का कहना है कि हम चेक करेंगे वाकई के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोताही की गई इस हवाले से, क्योंकि रेगुलेटरी अभी ये चेक किया जाएगा। कामरान, साथ में ये मेंबर नेशनल असेंबली उसामा कादरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उसामा कादरी साहब, आपने एहतजाज किया वो हमने देखा, लेकिन ये बताइए कि फर्नेस ऑयल और गैस की कमी का जिम्मेदार कौन है? इस बात की तहकीकात होनी चाहिए, और जून के महीने से पहले और फर्नेस ऑयल दरामद क्यों नहीं किया गया, इस चीज की भी तहकीकात होनी चाहिए या नहीं? बहुत शुक्रिया सिद्रा आपका। आज जो हमने एहतजाज किया है वो यकीनन कराची शहर के उन शहरियों के हवाले से किया है कि एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से शहरी जो है वो अपने घरों पर बैठे हैं, लॉकडाउन हो और SOPs का ख्याल रखा जाए, और दूसरी जानिब इस वक्त पूरा कराची एक ऐसा अजीब मंजर पेश कर रहा है कि लोग घरों में बैठने के काबिल नहीं रहे। टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, और सूरत हाल ये है कि लोग जो है अपने घरों में बैठने के काबिल नहीं है और लोग बाहर निकल रहे हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि इसकी जिम्मेदारी किस पर डाली जाए, तो माजरत के साथ कि यहाँ पर तो हर चीज़ की जिम्मेदार जो है या सूबाई हुकूमत है या वफाकी हुकूमत है। माजरत के साथ अभी जो मालूमात है हमारी, मेरे मुताबिक 1,000 मैट्रिक टन फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज है पर डे। तो अब मुझे बताइए कि ये क्या हुक्मरानों को पहले से मालूम नहीं था कि शॉर्टेज जो है वो चल रही है इस वक्त? तो लोगों को जो है गाड़ी अपनी मोटर बाइक में डालने के लिए पेट्रोल नहीं मिल रहा,
तो मैं कैसे ये एज्यूम कर लूं कि वो शहर जो कराची जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में केई को हाई टैरिफ देता है, सबसे ज्यादा केई को टैक्स की मद में सबसे ज्यादा पैसे दे रहा है, उस शहर के साथ, उस शहर के लोगों के साथ जो है ये कितनी बड़ी ज्यादती है। अब अगर ये कहा जाए, मैं खुद ही सवाल का जवाब मैं आज खुद देता हुआ चलता हूँ कि अगर ये कहा जाए कि जी केई जो है प्राइवेट इदारा है, तो माजरत के साथ क्या प्राइवेटाइजेशन के बाद जो है शुतर बेमहार की तरह जो है इदारों को छोड़ दिया जाए? लेकिन केई में मेरे अंदाजे के मुताबिक 26% शेयर जो है वो वफाकी हुकूमत का भी है। तो जनाब क्या हम जो है क्या अपनी पब्लिक को, अपने लोगों को, उस शहर के लोगों को कि जो केई को पाल रहे हैं और केई के वो इलाके, वो मैं कराची शहर के वो इलाकों का भी तस्करा करना चाहूंगा कि जहां पर 80% जो है कलेक्शन जो है वो बिजली के बिलों की मद में भरपूर अदायगी होती है, और वो इलाके जो एग्जेम्प्ट थे लोड शेडिंग से, आज वहां पर जो है 6 घंटे से 7 घंटे उन इलाकों उसामा साहब, मैं आपसे ये भी पूछूंगी कि इस एहतजाज से आप आगे बढ़कर क्या करेंगे? तो सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज शेख साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। इम्तियाज साहब, ये बताइए कि के इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग के खात्मे के लिए क्या इकदाम होंगे और कब तक आवाम इस अजियत से निकल पाएंगे? देखिए जी, कराची इलेक्ट्रिक और सेपको, हेस्को, ये सब ने पूरे सिंध के लोगों की जिंदगी जीरन कर दी है। कराची में कल परसों से लोड शेडिंग जो है तकरीबन 11-12 घंटे के करीब उन्होंने कर दी है, और फौरी तौर पे हमने नोटिस दिया सिंध गवर्नमेंट ने, और कराची इलेक्ट्रिक से भी हमने रब्ता किया और नेपरा को भी हमने कहा है कि वो नेपरा के लोग भी इसको मतलब सीरियसली ले रहे हैं और उसकी इंक्वायरी भी हो रही है। लेकिन इम्तियाज शेख साहब, इस बात का अंदाजा है कि कोरोना वबा और इस सूरत हाल में जब लोग घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं और जो मरीज खासकर घरों में आइसोलेट हैं, अमवात में इजाफा हो सकता है, ये खदशा आपके सामने है। लेकिन एक बात आप जवाब पूरा सुन लेना जी। इनके पास इस वक्त फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज है नंबर 1, और गैस सप्लाई कम कर दी गई है, जो कि कराची इलेक्ट्रिक के बकौल उनकी जो पीएसओ जो उनको सप्लाई करता है, जहां से वो परचेज करते हैं, पीओसी के पास फर्नेस ऑयल नहीं है। और वो फर्नेस ऑयल क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट ने मार्च के पहले हफ्ते में लेटर लिख के पीएसओ को मना कर दे, इम्पोर्ट जो थी फर्नेस ऑयल की, इस पर बैन लगा दिया था, और रिफाइनरीज पर भी बैन लगा दिया गया था कि वो फर्नेस ऑयल नहीं मंगाएंगे। जब फर्नेस ऑयल नहीं मंगाएंगे, इतनी मतलब नाकस मनसूबाबंदी होगी फेडरल गवर्नमेंट की, तो मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं जब वो फर्नेस ऑयल नहीं है तो कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई के पास जब वो तेल नहीं मिलेगा, फर्नेस ऑयल नहीं मिलेगा, और गैस की सप्लाई भी शॉर्ट कर दी जाएगी, तो लाजमी तौर पे, और गर्मी इतनी है शदीद कि मतलब लोड भी बढ़ गया, तो डेफिनेटली उनको लोड शेडिंग करनी पड़ गई। लेकिन हमने उन पर बहुत इस वक्त सख्ती से उनको कहा गया है कि फौरी तौर पे वो बंदोबस्त करें और कहीं से भी इसका फर्नेस ऑयल का अरेंजमेंट करके इसको करें। लेकिन नाअहली जो है फेडरल गवर्नमेंट की है, जिन्होंने इल प्लानिंग और नाअहली के सबब ये प्लान किया ही नहीं। और वो हैरत की बात यह है, एक सेकंड सुने, हैरत की बात यह है, तेल उस वक्त फर्नेस ऑयल की इम्पोर्ट बंद कर दी गई है जबकि तेल की हिस्ट्री में इतनी कम प्राइस कभी भी नहीं थी। दुनिया जहान के मुल्कों ने उसको हेजिंग की, उसको परचेज करके स्टोर किया, जबकि हमने महंगा तेल छोड़ दिया और हमने मतलब उसको पाकिस्तान में सही। वहाब कामरान, इम्तियाज शेख साहब ये कह रहे हैं कि सारी की सारी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है और ये जो फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज है या गैस की शॉर्टेज है ये हुकूमत की वजह से है, ऐसा ही है? देखिए सिद्रा, किसी हद तक विफाकी हुकूमत भी कसूरवार है, क्योंकि मनसूबाबंदी वाकई नहीं की गई और ना ही इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन रखा गया ये फैसला करते वक्त के आगे चल के गर्मियों में क्या सूरत हाल होगी। लेकिन यहाँ पर के इलेक्ट्रिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो टाइमली फोरकास्ट करके जून के हवाले से बताती, नेपरा को भी, पीएसओ को भी और विफाकी हुकूमत को भी अगर बताना आता तो बता दिया जाता कि हमें जून के महीने में इतना फर्नेस ऑयल दरकार होगा, इतनी डिमांड का अंदाज़ा है हमारा, तो इतना हमें फर्नेस ऑयल दिया जाए। तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से भी ताख़ीर की गई। यही वजह है कि अब जैसे 2 जून को के इलेक्ट्रिक ने ख़त लिखा, पीएसओ ने अगले दिन जवाब दिया और पीएसओ ने भी फिर विफाक को ख़त लिखा, बाद में के इलेक्ट्रिक ने भी ख़त लिखा, जिसके बाद 20 जून को कदरे ताख़ीर से हुआ ये फैसला। 20 जून को पाबंदी तो हटा दी गई फर्नेस ऑयल की इम्पोर्ट पर, लेकिन अब ज़ाहिर प्रोसेस है तो उसमें यकीनन वक्त लगेगा और मजीद कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा कराची वालों को। इसमें वक्त लगेगा, लेकिन अवाम इस वक्त अजियत से 2-4 हैं। नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से इम्तियाज शेख ये कहा कि फेडरल गवर्नमेंट की भी इसमें जिम्मेदारी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मुस्तकबिल के मेमारों का मामला आपके सामने रखेंगे।
कोरोना के बायस मुल्क भर में तालीमी इदारे बंद पड़े हैं। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला भी अवाम के लिए दर्द सर बन गया है। एक तरफ बेशतर तलबा इंटरनेट की सहूलत ना होने पर ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे, तो दूसरी जानिब फीसें भी बाकायदगी से अदा करनी पड़ रही हैं। खासकर बलूचिस्तान के तलबा परेशान है कि जिस सूबे में पानी और बिजली भी मिलना मुहाल है, वहाँ इंटरनेट कैसे लाएं, जहाँ इंटरनेट तो दरकिनार मोबाइल सिग्नल्स भी सही से नहीं आ पाते हैं। ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस का हुसूल नामुमकिन है। गुज़श्ता रोज़ कोयटा में बलूचिस्तान असेंबली के सामने इंटरनेट बहाली और ऑनलाइन क्लासेस के खिलाफ एहतजाज करने वाले स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सिर्फ तलबा ही नहीं, तालिबात को भी गिरफ्तार करके थानों में मुंतकिल कर दिया, जहां उन पर तशद्दुद की इतलात भी हमारे सामने आई हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर रिहाई के मुतालिबात सामने आने लगे और रिलीज ऑल स्टूडेंट्स ट्रेंड बन गया है। तलबा तंजीमों का ऐसे में ये कहना है कि उनको सुनने की बजाय हुकूमत जवाब में तशद्दुद कर रही है। ये रवैया नाकाबिले कबूल है। जबकि पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि तलबा असेंबली की तरफ रैली निकाल रहे थे, जबकि कोयटा में हर किस्म की रैलियों पर पहले ही पाबंदी आयद है। बात करने के लिए वाइस चेयरमैन बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन खालिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद बलोच साहब, जानने की आपसे सबसे पहले ये कोशिश करेंगे, कितने स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया और कितनों को अब तक रिहा कर दिया गया है? अस्सलाम वालेकुम मैडम। बात यह है कि बलूचिस्तान एक पसमानदा तरीन सूबा है, पाकिस्तान का सबसे पसमानदा तरीन सूबा है। बात यह कि तलबा और तलबात काले दिनों में जब गिरफ्तार की गई थी तो इसमें कम से कम 50 से 60 हमारे फीमेल स्टूडेंट्स तलबात और उस सैकड़ों के हिसाब से जो है हमारे मेल स्टूडेंट्स को गिरफ्तार की गई थी। और बात यह है कि रिहाई तो इस हमें तवक्को नहीं कि हमें हमारे स्टूडेंट्स को रिहाई दी जाती है, क्योंकि उनको अपने ऐश और आयश में हम लोग नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि हमें जो है पढ़ने के लिए हमें यहाँ पे जो ऑनलाइन क्लासेस का इनकाद की गई है, तो हम पढ़ना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं, हम अपनी हक के लिए निकले हैं रोडों पे। हमें भी घर है, हम भी चाहते हैं घरों में हमारी क्लासेस हों, लेकिन नेट ना होने की बराबर है, बिजली ना होने की बराबर है, तो हम कैसे क्लासेस ले लें। लेकिन ये कि हमें जो है पुलिस की अभी तक हमें जो है रिहाई नहीं मिली है हमारे स्टूडेंट्स को, और अभी भी धरना जो है असेंबली के सामने हमारी स्टार्ट है। सारे के सारे स्टूडेंट्स गिरफ्तार है, अभी तक किसी एक को भी रिहा नहीं किया गया? गिरफ्तार हैं वो तो बंद है, जो गिरफ्तार नहीं है वो अभी भी असेंबली के सामने बैठे हुए हैं, अपने एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट पता नहीं खरगोश में सो रहा है, लेकिन कोई अभी तक नुमाइंदा नहीं है हमारे साथ मुज़ाकरात के लिए। अच्छा खालिद बलोच साहब, ये भी बताइएगा कि जब ये ऑनलाइन क्लासेस का मैकेनिज्म बनाया गया था, इस बात को मद्देनजर नहीं रखा गया था कि किन एरियाज में इंटरनेट की सहूलत है और किन एरियाज में इंटरनेट नहीं है, वहां पर ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाएंगी? बात है अगर इस तरह की पॉलिसी होती तो शायद ये नोटिफिकेशन हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसी तालीम के हवाले से नहीं बनते। हमेशा जो है बलूचिस्तान को जो एक तजर्बा का बना के रखा है, बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को जो है तजर्बा बना के रखा है। अगर इस तरह के अगर कोई नज़र रखते तो शायद आज ये नोटिफिकेशन हमारे ऊपर मुसल्लत नहीं होता। हाल दिनों में हमारी हाई कोर्ट में एक पिटीशन हम लोगों ने दायर किया था। पिटीशन के हवाले से जब सेक्रेटरी तालीम को वहाँ पे बुलाया गया तो उसने ये कहा कि 86% जो है यहाँ पे नेट नहीं है, 14% जो है यहाँ पे नेट काम करता है। तो इस तरीके से हम लोग कहाँ पढ़ सकते हैं? यहाँ पे हमारे लिए पॉलिसी नहीं है, तालीम के हवाले से कुछ भी नहीं है। हम बस अगर निकलते अपनी हक की बात करते हैं तो हम इसी तरह जेल और जिंदानों में जो है गिरफ्तार करके बंद करते हैं। अच्छा खालिद बलोच साहब, क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है कितने तलबा पुलिस की हिरासत में हैं और ये मामला तशद्दुद तक कैसे पहुंचा? आगे क्या लाएहमल हो सकता है आपका? बात यह है कि हम अपनी पुरहमन एक एहतजाज कर रहे थे ऑनलाइन क्लासेस के ख़िलाफ़ कि यहाँ पे नेट जो है बिल्कुल सिटी एरिया में है, 2G चल रहा है, तो हमारे जो सैड एरिया हैं वहाँ पे बिल्कुल नेट ना होने के बराबर हैं। हम इस हवाले से एहतजाज कर रहे थे कि हमारी इस नोटिफिकेशन को कैंसिल करके बलूचिस्तान गवर्नमेंट HEC की तरफ से इसको कैंसिल करके हमें जो है हमारे स्कूल्स को SOPs के थ्रू जो है खोला जाए। हम अपने क्लासेस लेना चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, हम बढ़ना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि हमें हमारे पुरहमन एहतजाज को मुंतशिर करने के लिए पुलिस आके लाठीचार्ज भी की, शिलिंग्स भी की और हमारे जो है तलबात को गिरफ्तार करके तानों में मुंतकिल की। इस टाइम तक कम से कम 25 से 30 स्टूडेंट हमारे जो है तानों में बंद हैं और कम से कम 60 से जी बिल्कुल ख़वातीन तलबात है। उन सोशल मीडिया पे हमारे वीडियोस भी वायरल हुए हैं और इसमें हमारे जो है मेल स्टूडेंट्स कम से कम 70 से 80 के करीब बंद है और 25 से 30 के करीब जो है हमारे तलबात बंद है।
अच्छा खालिद बलोच साहब, पुलिस का ये कहना है कि आप लोग एहतजाज करते हुए रैली की सूरत में असेंबली की जानिब जा रहे थे और वहां पर रैलियों पर पाबंदी है, आप किसी और जगह का इंतखाब कर लेते अपने एहतजाज के लिए, खासकर रेड जोन की जानिब जाना जरूरी था क्या? बात है कि हम सिर्फ असम्बली की हद तक जाते हैं, रेड जोन तो असम्बली की फोरम नहीं है, क्योंकि हमारे नुमाइंदे बलूचिस्तान से जो सिलेक्ट होते हैं वहाँ पे जाते हैं। हमें इस गवर्नमेंट पे तो तवक्को नहीं है कि वो आके हमारे साथ टेबल टॉक कर सके, क्योंकि ये उसकी अपनी पॉलिसी है, ये हमारे ऊपर मुसल्लत शुदा जब नोटिफिकेशन जारी करते हैं। तो बात है कि हम वहाँ पे जा रहे थे अपने एहतजाज को रिकॉर्ड करने के लिए कि कल ये ना कहें कि आप लोगों ने नेट था, अगर आज हम लोग रोडों पे नहीं निकलते शायद ये हमें कहते कि यहाँ पे नेट चलती है। लेकिन ठीक है खालिद बलोच साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपका मुतालबा हमारे से है, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। नाजरीन, आज के शो से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी पीर को। इस शो पर अपना फीडबैक दीजिएगा।